Hello and welcome back, dear students. In this video, we are going to understand some basic concepts of optics. We will be discussing over here some basic concepts of plane mirror और plane mirror के साथ जो भी associated concepts हैं up to deviation we will be discussing in this particular video. तो अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें कि हमारे पास जो ऑप्टिक्स हैं, जो हमारी रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स हैं, व्हाट इज एक्चुअली ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज नथिंग व्हेन वी स्टडी लाइट. It is nothing but study of light. Once you study light, you call that simply as optics. अब अगर हम लाइट को देखेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, चाहे उसमें हमारे पास माइक्रोवेव्स हो, चाहे हमारे पास कॉस्मिक रेज हो, चाहे हमारे पास सॉरी गामा रेज हो. तो इनकी पूरी एक एनर्जी का स्पेक्ट्रम है. तो इस पूरे एनर्जी स्पेक्ट्रम में जो पोर्शन हमारे पास विजिबल होता है, जो हम देख सकते हैं और जिनकी जनरली एनर्जी जो है वो लाई करती है 3500 से लेके 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में, जो हमारे विजिबल पोर्शन में दिखती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लाइट. बाद में ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम देखते हैं, दैट इज सेकेंडरी एस्पेक्ट. फर्स्टली वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम एनर्जी स्पेक्ट्रम जो विजिबल पोर्शन है हमारे लिए, उसको वी कॉल दैट एज लाइट. जब हम इसी लाइट को पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑप्टिक्स. अब ये ऑप्टिक्स दो तरीके की होती है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, एक फिजिकल ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, क्वांटम ऑप्टिक्स है. ये क्या है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे. देखिए लाइट में ना ड्यूअल नेचर है. कुछ फिनोमिनाज ऐसे लाइट शो करती है जो सिर्फ वेव दिखा सकती है, कुछ फिनोमिनाज ऐसे होते हैं जो पार्टिकल दिखा सकता है. कुछ फिनोमिनाज एसोसिएटेड होते हैं जहां पे हम लाइट का वेव नेचर भी देखते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी. जैसे लाइट कुछ फिनोमिना शो करती है, जिन फिनोमिनाज जो जिसे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि लाइट वेव नेचर की है, जैसे जिसको हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, जहां पे हम लाइट को ट्रीट करते हैं एज वेव. देयर इन वी डोंट कंसीडर लाइट टू बी पार्टिकल. हम इसका वेव नेचर स्टडी करते हैं और इसके साथ जो भी एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. जैसे कुछ फिनोमिना है हमारे पास जिनको हम बोलते हैं, पहला फिनोमिना है पोलराइजेशन. लेट्स टेक दिस. पोलराइजेशन है हमारे पास फिनोमिना है इंटरफेरेंस, हमारे पास फिनोमिना है डिफ्रैक्शन. ये कुछ ऐसे फिनोमिनाज है जो सिर्फ एक जो है वेव दिखा सकती है. जैसे इंटरफेरेंस है वो सिर्फ वेव दिखाती है, लेकिन लाइट इंटरफेरेंस भी दिखाता है. तो वी कैन फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर द दैट कि लाइट जो है ना उसके पास वेव नेचर है. लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिनाज होते हैं जो सिर्फ पार्टिकल दिखाते हैं, बट लाइट वो नेचर भी दिखाते हैं. जैसे कुछ फिनोमिना, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और हमारे पास एक इफेक्ट आता है जिसको हम डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट. कॉम्पटन इफेक्ट कौन सा नेचर दिखाता है? दैट इज एक्चुअली द पार्टिकल नेचर. अगर आप अभी देखेंगे जेई का पेपर, जेई में रिसेंटली 2025 में ये आया था कि कॉम्पटन इफेक्ट किस नेचर को दिखा देता है. तो ध्यान रखना है कि अगर आउट ऑफ दीज हमें कैटेगराइज करना हो कि पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जस्टिफाई द वेव नेचर ऑफ द लाइट, वेयर एज इन क्वांटम ऑप्टिक्स इफ देयर इज कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दे जस्टिफाई द पार्टिकल नेचर. तो ये तो सेपरेट हुआ. अगर हमें वेव नेचर को पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स पढ़नी है तो पार्टिकल नेचर. बट एक ऑप्टिक्स है व्हाट वी कॉल एज द जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स. यहाँ पे वी विल नॉट बी कंसर्न वेदर लाइट हमारी वेव है या वेदर हमारी लाइट पार्टिकल है. वी विल ओनली बी कंसर्न विद वन फिनोमिना कि दैट इज कि जो डायरेक्शन है एनर्जी प्रोपगेशन का, जो एनर्जी प्रोपगेट होगी वो एनर्जी कहाँ की तरफ प्रोपगेट होगी, वी विल बी ओनली कंसर्न विद दैट. दैट इज व्हाट वी कॉल एज जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स. जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में वी विल स्टडी टू फिनोमिनाज, दैट इज रिफ्लेक्शन और नेक्स्ट फिनोमिना है दैट इज व्हाट वी कॉल एज द रिफ्रैक्शन. यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे और रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं होगा लाइट वेव है, लाइट पार्टिकल है. नो, वी विल बी कंसर्न कि प्रोपगेशन जो एनर्जी का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, वो किधर की तरफ हो रहा है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट जियोमेट्रिकल. यहाँ पे हम सिंपल जियोमेट्री के रूल्स लगाएंगे और लाइट के बिहेवियर को समझ लेंगे, लाइट जाएगी कहाँ पे. नाउ लेट्स मूव टू द रे ऑप्टिक्स जो हमें पढ़ना है. व्हाई वी कॉल दिस एज रे ऑप्टिक्स? हियर इन आपको पता है कि रे ऑप्टिक्स में वी आर कंसर्न ओनली विद द एनर्जी प्रोपगेशन. तो दैट्स व्हाट वी कॉल एज द रे ऑप्टिक्स. नाउ अगर हम इस एनर्जी स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, तो मैंने अभी जैसे बोला कि जो पोर्शन हमें दिखता है दैट्स एक्चुअली द वेब गियर विजिबल स्पेक्ट्रम का. और आपको पता होगा कि जो ही आप वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं, व्हाट हैपेंस टू वेवलेंथ, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है. ये पॉइंट हमें याद रखना है. वेब गियर में रेड की तरफ आप शिफ्ट हो जाते हो, जितना रेड की तरफ वेवलेंथ बढ़ेगी. और रेलेज लॉ के हिसाब से अगर हम रेलेज स्कैटरिंग पैरामीटर चेक करें, रेलेज स्कैटरिंग के हिसाब से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो स्कैटरिंग है, किसी भी कलर का स्कैटरिंग
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। और मैंने 12वीं क्लास में आप लोग बच्चों को बताया कि इन फिजिक्स व्हेन वी टॉक अबाउट कलर एक्चुअली वी टॉक अबाउट द वेवलेंथ। स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ टू द पावर 4। कहने का मतलब है कि रेड का कलर जो है सबसे रेड का वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा है, तो इसकी स्कैटरिंग लीस्ट होगी। तो इसके बेसिस पे ये हमें एक पैरामीटर याद रखना है। और हमें ये चीज भी याद रखनी है, जो आई है ना, ह्यूमन आई, दैट इज मोस्ट सेंसिटिव टू येलो कलर। सेंसिटिवनेस जो है वो दैट इज मतलब जिसमें सपोज मैंने ना यहाँ पे दो लाइंस खींची, एक येलो कलर है, लेट्स इमेजिन दिस इज येलो, ये वाइट है और ये ग्रीन है। तो जो मोर सेंसिटिव जहां पे ह्यूमन आई डिस्टिंग करती है, क्लियर देखती है, दैट इज एक्चुअली येलो कलर। दैट्स व्हाई वी कॉल ह्यूमन आई इज मोर व्हाट वी कॉल एज सेंसिटिव टू येलो कलर। इसी तरीके से जब आप मीन डिविएशन पढ़ते हैं, जब आगे आप प्रिज्म में पढ़ेंगे, उधर भी हम मीन डिविएशन विद रिस्पेक्ट टू येलो कलर ही लिखेंगे, क्योंकि येलो कलर के इज द मोस्ट ह्यूमन आई इज मोर सेंसिटिव टू दिस पर्टिकुलर कलर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रिफ्लेक्शन। देखिए अब स्टार्ट होता है एक्चुअली कोर कॉन्सेप्ट। पहले हम अगर जब भी हमें रिफ्लेक्शन समझना हो ना, तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको याद रखना है, दैट इज दिस, द मीडियम इज सेम। व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस, जिस मीडियम से भी लाइट आएगी उसी मीडियम में वापस जाएगी। मीडियम हियर इन द एंटायर रिफ्लेक्शन विल नॉट चेंज। अगर मीडियम चेंज होता है तो लाइट में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। अब समझना है यहाँ पे कि मान लेते ये वाली रे किसी मिरर पे पड़ती है, लेट्स से दिस इज द मिरर, और मिरर आपको पता होगा कि गिलास ही होता है। जब उसकी एक साइड पॉलिशिंग करते हैं, आजकल फॉर्मल्डिहाइड की पॉलिशिंग जनरली प्रेफर करते हैं हम, जो ही हमने सिल्वर कोटिंग करी, इसकी सिल्वर कोटिंग करने के बाद ये वाला साइड क्या होगा, ओपेक। तो उसकी वजह से जब लाइट आएगी तो ये लाइट को करता है डियर स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट। ये तो पता ही होगा। जो भी एंगल इस नॉर्मल जो हमने खींचा, अभी मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, जो भी एंगल ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो इधर बनाता है उसको बोलते हैं हम डियर स्टूडेंट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये वाला एंगल जो है, इस एंगल को हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं जो बचा, दैट इज बिटवीन दिस एंगल ऑफ नॉर्मल दिस इंसिडेंट रे एंड द सरफेस या मिरर सरफेस, उसको बोलते हैं हम ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और सिमिलरली अगर इस एंगल को देखेंगे, दैट इज नथिंग बट ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और let me call this as alpha, let me call this as beta। याद रखना है इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, ओनली इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, इन रिफ्लेक्शन अल्फा इक्वल्स टू बीटा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। ये ग्लैंसिंग एंगल किस किस के बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में और मिरर सरफेस के बीच में। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। अब मैंने यहाँ पे लिखा है नॉर्मल का कॉन्सेप्ट। पहले नॉर्मल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेन मिरर है। अच्छा, इसको मैं ऐसे क्यों बनाता हूँ प्लेन मिरर को, इसको ऐसे क्यों नहीं बनाते। पहली चीज याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। वो क्या है, जो भी आप मिरर कंसिडर करेंगे, मिरर उसकी थिकनेस जो है ना वो नेग्लेजिबल होगी। उसके मिरर की जो थिकनेस है वो नेग्लेजिबल थिकनेस का होगा। रीजन याद रखना है। मान लेते ये मिरर है, हमने ऐसा मान लिया, एक साइड पॉलिश कर दिया, यहां से रे आई, ये तो गिलास है ट्रांसपेरेंट, उसके बाद इसकी पॉलिशिंग हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले रिफ्रैक्शन होगा फिर रिफ्लेक्शन होगा। और मिरर में रिफ्रैक्शन नहीं होता, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर मैंने इसकी मान लेते हैं कुछ स्लाइट थिकनेस माननी होती, तो पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता, ये वाला पार्ट रिफ्रैक्शन का होता है, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्शन का होता है, लेकिन हमें पढ़ना रिफ्लेक्शन है। तो इसीलिए अगर हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए वी आर सपोज टू कंसिडर दिस मिरर। और इस मिरर की जो थिकनेस है ना, वो थिकनेस हमें नेग्लेजिबल कंसिडर करनी, सो दैट कि जब भी इस पे लाइट इंसिडेंट हो सिर्फ रिफ्लेक्शन हो, कोई रिफ्रैक्शन ना हो। अब मैंने नॉर्मल का कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। मान लेते हैं ये मिरर है, अभी मैंने बताया ऐसा क्यों लिखते हैं, सो दैट कि वहां पे सिर्फ रिफ्लेक्शन हो। अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल सिर्फ ऐसे ड्रॉ होगा, एक ही डायरेक्शन, ऐसे तो मल्टीपल नॉर्मल्स डिफरेंट पॉइंट्स पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट डायरेक्शन जो होगी ना वो सेम होगी, हर किसी नॉर्मल की डायरेक्शन ऐसी होगी। तो नॉर्मल की डायरेक्शन एक ही आती है, तो नॉर्मल विल बी लाइक दिस।
बट अगर आप कोई बच्चा बोलेगा नॉर्मल ऐसे स्केच करेंगे तो दैट इज नॉट परपेंडिकुलर, मतलब वो तो नॉर्मल है ही नहीं। तो अगर हमारे पास प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस में जो मिरर होगा, सॉरी जो प्लेन सरफेस में मिरर है, तो इसमें जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो सिंगल डायरेक्शन नॉर्मल होता है। लेकिन अगर इसी कंपैरिजन में आप एक कर्व्ड सरफेस को ले लेंगे, लेट्स से दिस इज द कर्व्ड सरफेस, और इसी कर्व्ड सरफेस का कुछ ना कहीं सेंटर यहाँ पे लाई करेगा, लेट्स से दिस इज सेंटर। और अगर मुझे इस केस में इस कर्व्ड सरफेस में नॉर्मल स्केच करने होते हैं, मतलब नॉर्मल कहाँ कहाँ बनेगा, सो व्हाट वी डू, हम एक पॉइंट पकड़ लेते हैं जहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल को ऐसे पास करना होता है, नॉर्मल ये हो गया इसका कि वो सेंटर से पास होना चाहिए, तो ये बन गया इसका, मान लेते हैं नॉर्मल नंबर 1। कोई बच्चा बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे नॉर्मल बना दो। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को पकड़ना है और स्केल लेनी है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो कहाँ से पास हो जाए, सेंटर से, तो ये हो गया नॉर्मल नंबर 2। कोई बच्चा बोलेगा नहीं ऐसे यहाँ इस पॉइंट पे नॉर्मल स्केच करके दे दो, तो हमने कहा कि इस पॉइंट को पकड़ लो, ऐसे लाइन खींच दो, तो ये क्या हो गया, कहाँ से पास हो गया, ये हो गया नॉर्मल नंबर 3। अब व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन इट कि प्लेन सरफेस में नॉर्मल्स तो मल्टीपल पॉइंट्स पे मल्टीपल बन जाएंगे, दैट्स फाइन, बट सबकी डायरेक्शन सेम है। बट इस केस में क्या होगा, अगर आप कर्व सरफेस पे देखेंगे कि नॉर्मल्स तो मल्टीपल पॉइंट्स पे मल्टीपल बन रहे हैं, बट सब नॉर्मल्स की डायरेक्शन ये अलग अलग, इस नॉर्मल की डायरेक्शन ये है, इस नॉर्मल की डायरेक्शन ये है, और इस नॉर्मल की डायरेक्शन ये है। तो मैं ये कह सकता हूँ कर्व सरफेस में वी गेट मल्टीपल डायरेक्शंस ऑफ नॉर्मल, इसलिए हमें नॉर्मल को समझना जरूरी है। नॉर्मल इज एक्चुअली दी इमेजिनरी लाइन दैट वी आर ड्राइंग। तो इसी नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बनाती है एंगल, दैट्स एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यही जो इंसिडेंट रे सरफेस के साथ बनाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, अकॉर्डिंगली ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड व्हाटसोएवर इट इज। नाउ इस कॉन्सेप्ट को ही हम समझते हैं आगे कि जो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक मिरर है, लेट्स इमेजिन दिस इज अ मिरर, और ये हमने इसके ऊपर एक नॉर्मल डाला। वी नो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल विल बी सिंगल, इट विल बी सिंगल डायरेक्शन, अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट हुई, डायरेक्शन असाइन करना होगा, तो इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे। अब प्रॉपर्टी क्या है, पहले जो इंसिडेंट रे है जितनी इसकी स्पीड होगी, मैं कहूंगा जितनी स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे की भी स्पीड सेम होगी, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज सेम। बट व्हाट इज डिफरेंट, मैं ये कह सकता हूं कि जो वेलोसिटी है किसकी, इंसिडेंट रे की, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे दैट इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है। आप सोच रहे हैं क्यों, देखिए आपने वेक्टर्स में ये चीज जानते हो, मान लेते हैं ये 40 मीटर पर सेकंड है और ये 40 मीटर पर सेकंड है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी 2, नो, दोनों वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो फॉर वेक्टर्स टू बी सेम और सेम क्वांटिटी हो तो डायरेक्शन भी सेम, यहाँ पे डायरेक्शन तो है नहीं, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो स्पीड तो सेम है। स्पीड सेम होने का मतलब क्या है, समझ लीजिएगा, सपोज ये एक मिरर है, यहाँ से रे आई यहाँ पे, और दूसरा मिरर है मान लेते हैं, और ये इधर रे चली गई, लेट्स से दिस इज रे नंबर 1, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इज रे नंबर 2 एंड दिस इज रे नंबर 3। अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, सबकी स्पीड सेम है। इफ आई विल आस्क अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो स्पीड ऑफ 1 इक्वल टू स्पीड ऑफ 2 इक्वल टू स्पीड ऑफ 3, चेंज स्पीड नहीं होगी। व्हाट इज डिफरेंट, दैट इज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन ही सर सिर्फ बदल सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, आप ये एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मान लेते हैं जो ये रे आई, जब ये रे इस मटेरियल, मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, इस पे इंसिडेंट रे हुई, तो व्हाट डज दिस सरफेस डू, तीन चार चीज फिनोमिनास होते हैं लाइट के साथ, जब भी लाइट किसी मीडियम पे पड़ती है, किसी भी सरफेस पे पड़ती है, या तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ पोर्शन उसका एब्जॉर्ब होता है, कुछ पोर्शन उसका ट्रांसमिट होता है। हमने तो यहाँ पे नेग्लिजिबल थिकनेस की माने हम कहेंगे रिफ्लेक्ट, लेकिन मटेरियल में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये मटेरियल जो होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है। चल चाहे वो मिरर के केस में देखेंगे, ये मिरर है, ये आपने अब चीज ऑब्जर्व करी होगी, मान लेते हैं इन बहुत एक दो मिरर्स हैं, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी एक इमेज बनेगी, इधर इमेज बनेगी, इधर इमेज, मल्टीपल इमेज बनेंगे। जो पहली इमेज है और जो लास्ट वाली इमेज है, इनके बीच में, लास्ट मतलब इन्फिनिटी, दूसरी या तीसरी इमेज, इनके बीच में आप देखेंगे जो जितनी चमक पहली इमेज में होगी उतनी चमक दूसरी इमेज में नहीं होगी। रीजन क्या है कि
जब मिरर पे लाइट पड़ती है ना, मिरर में एक फिनोमिना या एक प्रॉपर्टी यह समझ लीजिए कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ये यहाँ से रे आई, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी इज नथिंग बट एक्चुअली वी कॉल एज पावर पर यूनिट एरिया, आप ऐसा समझ लीजिए चमक, लक्स में जिसको मेजर करते हैं, कंडेला में लिमिनस इंटेंसिटी को। जब ये रे यहाँ पे आई तो इस मिरर ने कर लिया, मान लेते हैं एब्जॉर्ब, मान लेते हैं यहाँ से आए 10 लक्स और इसने कर लिया 2 एब्जॉर्ब, 2 लक्स एब्जॉर्ब किए, तो यहाँ पे कितने चले जाएंगे 8। सेम इज द केस हियर, मान लेते हैं यहाँ पे आ गए 8 लक्स और इसने एक एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ पे कितने पहुंच जाएंगे 7। इसने एक और एब्जॉर्ब कर लिया तो इधर कितने पहुंचे 6। व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, जो इंटेंसिटी है ना वो डिक्रीज होती जा रही है बिकॉज इट इज एब्जॉर्बिंग। तो मैं कह सकता हूं जब लाइट किसी मटेरियल पे पड़ती है तो व्हाट हैपन्स, स्पीड तो सेम रहती है बट इंटेंसिटी डिक्रीजेस। और आपने ये पढ़ा होगा वेव्स में इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड फॉर ट्रांसवर्स वेव्स। तो इंटेंसिटी घटेगी, एक्चुअली एम्पलीट्यूड घटेगा, एम्पलीट्यूड घटेगा, एक्चुअली व्हाट हैपन्स दैट इज द एनर्जी विच डिक्रीजेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपने क्या चीज समझ ली, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी सेम, सॉरी स्पीड सेम रहेगी बट वेलोसिटी डिफरेंट होगी। इंटेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वहां पे जो मटेरियल होता है ना, ये क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, इट एक्चुअली एब्जॉर्ब्स। जो ही एब्जॉर्ब कर लिया तो अकॉर्डिंगली एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड इज एक्चुअली द मेजर ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। अब नाउ दैट इज द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए बड़ा सिंपल है, जब भी हमें रिफ्लेक्शन को समझना हो हमें एक चीज याद रखनी है, दैट इज द नॉर्मल। नॉर्मल का कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप समझना, आपको ये नॉर्मल है, यहाँ पे रे है, फर्स्ट रे और ये दूसरी रे है। मैं दोनों का एंगल डिफरेंट कलर से बना लेते हैं। मान लेते हैं इसका एंगल I1 है, इसका एंगल I2 है। क्वाइट ऑब्वियसली जो रे नॉर्मल के पास है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, जो रे नॉर्मल से दूर है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है। तो अगर मैं इस रे को शिफ्ट करता जा रहा हूं नॉर्मल की तरफ, तो आप देख रहे होंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस घटता जा रहा है। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो, तो बाय रिफ्लेक्शन लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, आर हैज टू बी 0। तो किस केस में एंगल आई और एंगल आर 0 होगा, मान लेते हैं यहां से रे आई और ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, एंगल आई 0 होगा और एंगल आर भी इस केस में 0 होगा। तो इस केस को डियर स्टूडेंट्स हम नॉर्मल इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है जब एंगल आई भी 0 और एंगल आर भी 0। अब एक है हमारे पास, दैट इज व्हाट वी कॉल इज द ग्रेजिंग इंसिडेंस। देखिए ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होता है जब एंगल आई 90 डिग्री हो तो एंगल आर भी 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये कैसा पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, देखिए मान लेते हैं मैंने एक कर्व सरफेस ड्रॉ किया और इस कर्व सरफेस पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल कहां से पास होना चाहिए, इट शुड पास थ्रू द सेंटर। तो ये होगा इसका नॉर्मल। तो अब इस नॉर्मल के साथ मुझे एंगल आई कितना बनाना है, 90। अगर मैं ऐसा बनाऊं, ऐसा पॉसिबल है नहीं, ये तो 90 होगा नहीं। तो एक केस है दैट इज दिस वन, मान लेते हैं ये वाला। तो यहाँ पे एंगल आई कितना बना 90। अब यहाँ पे एंगल आर को भी 90 होना है, तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्ट लाइट हो जाएगी वो ऐसी चली जाएगी। तो यहाँ पे आर भी कितना होना चाहिए 90। तो इसमें हुआ क्या रिफ्लेक्शन में, तो लाइट में ऐसा कह सकता हूं ग्रेजिंग इंसिडेंस में लाइट गोज अलोंग द स्ट्रेट पाथ। यहां मैं नॉर्मल इंसिडेंस में क्या लिखता हूं, लाइट जो है ये वो इंसिडेंस होता है जिसमें लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती है, रिट्रेसेस इट्स पाथ, वापस अपने रास्ते पे चली जाती है। और ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या होता है, लाइट जो है ना वो स्ट्रेट चली जाती है, लाइट गोज अलोंग द स्ट्रेट लाइन, लाइट गोज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो ये होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस, एंगल आई और एंगल आर बराबर होना चाहिए, वो तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन। अब है डियर स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास दो चीजें होती हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एन ऑब्जेक्ट, और दूसरी चीज होती है व्हाट वी कॉल एज इमेज। हम कब कहते हैं किस चीज को, देखिए दो ऑप्टिक्स में ना एक नॉमेनक्लेचर याद रखना है आपको। जैसे आप केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर अप्लाई करते हो, हर किसी चीज में नॉमेनक्लेचर हम यूज करते हैं, तो ऑप्टिक्स में भी एक नॉमेनक्लेचर है कि ऑब्जेक्ट कब कहेंगे, इमेज कब कहेंगे। और उसके बाद हमें ये समझना है कि ऑब्जेक्ट रियल कब होगा, इमेज रियल कब होगा। तो इसके पीछे भी एक पूरा नॉमेनक्लेचर है। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट को समझना है व्हाट ऑब्जेक्ट इज, ध्यान रख लेना है कि अगर जो भी चीज आप देख रहे हैं दैट इज व्हाट वी कॉल एज एन ऑब्जेक्ट। जब जिससे लाइट एमिट हो जाए, जैसे मान लेते हैं कि ये पेन है, इस पे लाइट पड़ रही है और लाइट एमिट होकर मेरी आंखों पे आ रही है,
दैट इज इससे लाइट एमिट हो रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल दिस एज ऑब्जेक्ट। लेकिन समझना है कि जहां पे पोस्ट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद रेज मिलते हैं, जब वो रेज मिलते हैं रिफ्रैक्शन के बाद कहीं पे, दैट इज एक्चुअली दैट फॉर्म एक्चुअली नथिंग बट इमेज। ये आपको फर्क समझना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है जहां से लाइट एमिट हो जाए, और इमेज क्या होता है जहां पे ये वो पॉइंट होता है जहां पे पोस्ट रिफ्लेक्शन या मैं कह दूं पोस्ट रिफ्रैक्शन रेज मीट, रेज मीट, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसको समझते हैं कि ऑब्जेक्ट को कब हम कहेंगे रियल और वर्चुअल, क्योंकि मैक्सिमम आप देखेंगे क्वेश्चंस में इट विल नॉट मेंशन रियल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानना कब है। पहली चीज आप इसको ना मिरर मान लीजिए, प्लेन मिरर, वन साइड पॉलिश्ड है। जो भी कोई चीज इस पॉलिश साइड पे बन जाए ना, वट एवर इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन व्हाट वी कॉल एज द पॉलिश साइड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द वर्चुअल। वर्चुअल पार्ट वो वाला पार्ट होता है जो पॉलिश साइड पे बन जाए। और कोई भी चीज जो रियल होता है दैट इज एक्चुअली फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ रिफ्लेक्टेड साइड। ये एक नॉमेनक्लेचर है। रिफ्लेक्टेड साइड पे जो भी चीज बने दैट इज व्हाट वी कॉल एज द रियल पार्ट। चाहे इमेज इस साइड बने तो रियल इमेज कहेंगे, ऑब्जेक्ट इस साइड होगा तो रियल इमेज होगा, और रियल ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट उस साइड होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, अगर इमेज उस साइड बनेगी तो वर्चुअल इमेज हो जाएगी। इस साइड कोई भी चीज बनेगी वो वर्चुअल होगा। ये पहला नॉमेनक्लेचर है। दूसरा नॉमेनक्लेचर है, जब भी हमें रेज को डिसाइड करना हो या ऑब्जेक्ट को डिसाइड करना हो ये रियल है या वर्चुअल, उसको हम डिसाइड करते हैं डियर स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी कॉल एज द नेचर ऑफ रेज। नेचर ऑफ रेज का मतलब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये वाली रे कौन सी रे है, ये किसी पॉइंट पे मीट कर रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो, इस बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं इमेज रियल है या वर्चुअल, या ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल या डाइवर्जिंग है। देखिए मैंने इनको दिखाया, दे आर कन्वर्जिंग एरो के बेसिस पे, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे, ये किसी पॉइंट से निकल रहे हैं डाइवर्जिंग, तो इन रेज का नेचर अलग होगा, इन रेज का नेचर अलग होगा, और यही डिसाइड करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रियल है या वर्चुअल। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझ लेते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को समझ लें, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब बाद में समझते हैं रियल ऑब्जेक्ट क्यों लिखा गया। इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे ऐसे आएगी, ये रे ऐसे चलेगी और ऐसे बेंड हुई। अब समझना है, कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है सर ये मिरर है और यहाँ से रे है तो ये रे वापस इधर इस साइड क्यों नहीं बनाई। देखिए ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जो भी रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो भी रिफ्लेक्टेड रे होगी, दैट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अदर साइड ऑफ नॉर्मल। जो भी नॉर्मल होगा, नॉर्मल के अदर साइड पे ही रिफ्लेक्टेड रे को डियर स्टूडेंट्स बनाना होता है। ये इसका नॉर्मल है, जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो इस साइड बनेगी ना कि इस साइड, तो ये एंगल आई होगा तो ये एंगल आर होगा। सिमिलरली यहाँ से रे आ रही है तो ये एंगल आई, ये एंगल आर। ऐसा नहीं बनाएंगे रिफ्लेक्शन को, ऐसा नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। इट इज फॉर्म्ड पोस्ट रिफ्लेक्शन, है ना, सॉरी ऑन द अदर साइड ऑफ नॉर्मल। अब हमें समझना है इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज कैसी है, डाइवर्जिंग। इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज कैसी है, डाइवर्जिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट से जिसमें रेज इमर्जेंट रेज, निकलने वाली रेज डाइवर्जिंग रेज होंगी, उस ऑब्जेक्ट को डियर स्टूडेंट्स हम रियल ऑब्जेक्ट मानेंगे। जब ये रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन ऐसे, ये वाली रे तो डाइवर्जिंग है ना, रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रे कैसी है, डाइवर्जिंग। जब हम इनको ज्योमेट्रिकली, रियल में नहीं होता है, दैट इज व्हाट वी यूज द वर्ड जियोमेट्रिकली, बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं। रियल में क्यों नहीं है, एक्चुअल में ये मिरर के इस साइड पे कुछ नहीं है, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट पॉलिश साइड। मिरर के उस साइड तो कोई लाइट गई नहीं, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज क्या है, पोस्ट रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारी रेज है ये डाइवर्जिंग। देखिए रिफ्लेक्शन के बाद भी ये रेज कैसी हो रही है, ये रे कैसी जा रही है, ऐसे जा रही है, ये रे कैसी जा रही है, ऐसे डाइवर्जिंग। जब इनको जियोमेट्रिकली हम बैक रे पे एक्सटेंड करते हैं तो जहां पे ये मीट हो जाएंगे, जो वहां पे इमेज बनेगी, उस इमेज का नाम होगा डियर स्टूडेंट्स वर्चुअल इमेज। इसीलिए मैंने लिखा पोस्ट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज है ना वो डाइवर्जेंट। आप सोच रहे हो नहीं इधर नहीं, ये वाली रेज, ये वाली रेज रिफ्लेक्ट हो, ये थोड़ी ना, ये कोई रे थोड़ी ना, उधर कोई रे गई नहीं क्योंकि वो साइड पॉलिश्ड है। वो तो एक
हम वर्चुअली जियोमेट्रिकली बैक रे एक्सटेंड करते हो तो जहाँ पे वो मीट करेंगे वहाँ पे इमेज बने। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है इसमें कि इसको हम रियल ऑब्जेक्ट और रियल वर्चुअल कहते हैं। अब उसके बाद हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट को समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी पे कोई चीज़ है, इन्फिनिटी पे कोई चीज़ है। देखिए इन्फिनिटी पे कोई चीज़ होने से क्या फ़र्क पड़ता है हमारे लिए, वो ध्यान में रखें। मान लेते हैं यहाँ से रे आ रही है, तो ये रे आ रही है इन्फिनिटी से, यहाँ पे नॉर्मल होगा। तो मैंने देखिए दोबारा वही लॉजिक आया, इस साइड से रे आई तो नॉर्मल दूसरे साइड बनेगा, इस साइड से रे गई तो नॉर्मल दूसरे साइड बनेगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज क्या हो रही, एक पॉइंट पे मीट हो रही, तो रेज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। तो जो ये कन्वर्जेंट हो गई तो इसको मैं कहूंगा दिस इज नथिंग बट द रियल इमेज। तो नॉमेनक्लेचर से आपने क्या समझा, अगर पोस्ट रिफ्लेक्शन रेज आर कन्वर्जेंट, उसको हम जहां पे वो रिफ्लेक्शन के बाद मिलने वाली रेज इमेज बनाएंगे तो ये क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। अब इसका ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, वो तो हम ढूंढ नहीं सकते। अब हमें पता है प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है जहां पे ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पे इमेज, मतलब ये वाली डिस्टेंस अगर x है तो इससे यहाँ पे जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और उसकी क्या बनी, रियल इमेज। इंपॉर्टेंट नोट समझना, यहाँ पे क्या था, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट की कौन सी इमेज बनाई, वर्चुअल इमेज। यहाँ पे क्या है हमारे पास, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज की क्या बनाए, रियल इमेज। तो हम अगर क्रक्स समझ ले, अगर हमारे पास रेज का नेचर पोस्ट रिफ्लेक्शन डाइवर्जेंट हो, डाइवर्जिंग नेचर के होंगे, तो उसकी वजह से जो बनने वाली इमेज होगी वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। और अगर पोस्ट रिफ्लेक्शन रेज का नेचर कैसा हो, कन्वर्जिंग नेचर हो, तो उनकी वजह से जो बनने वाली इमेज जो होगी वो हमेशा क्या होगी, रियल इमेज। ये याद रखना, दिस इज द नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे कन्वर्जेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह पे मीट हो रहे, तो ये क्या बना रहे हैं, रियल इमेज। यहाँ पे क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ना। उसके बाद है प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज। देखिए प्लेन मिरर की ना कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ समझते हैं फिर उधर लिखते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। पहली प्रॉपर्टी ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से होगी उतनी ही डिस्टेंस इमेज की भी होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ, पहला पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे लिए, वो ये है कि जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट जाएगा, स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, उसी स्पीड से मिरर की तरफ इमेज आएगी। आप ये ऑब्जर्व कर लेंगे, लेट्स से ये मिरर थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, मैं ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ला रहा हूं तो इमेज भी इधर ही आ रही है, मेरी तरफ ही आ रही है। तो जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी स्पीड से इमेज भी जा रही है। तो मैं कह सकता हूँ नेक्स्ट, जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर में, that is equal to speed of image. But ये याद रखना है dear students, this is valid only in what we call as the horizontal direction, only along the principal axis, only for horizontal direction, ऐसा समझ लेते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, लेट्स से ये मिरर है, अगर मैं मिरर के वर्टिकली ले जाता हूँ, अच्छा पहले इसको हॉरिजॉन्टल को समझ लें, मैं ऐसे ले जा रहा हूँ तो इमेज भी मिरर की तरफ आ रही है, देखिए मिरर की तरफ आ रही है। तो स्पीड तो सेम है, जिस मैग्नीट्यूड से आएगी इमेज भी उसी मैग्नीट्यूड से आएगी, बट डिफरेंट क्या है, जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी अपोजिट है। तो मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्यों बोला, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है, लेट्स से ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, उधर से आने वाले को माइनस मानेंगे क्योंकि ये वेक्टर है। तो मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है, दिस नॉट एक्चुअली द स्केलर। अब अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर ले, लेट्स से ये वर्टिकल डायरेक्शन में मैं ऑब्जेक्ट को ले जा रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है इमेज भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। और एक पॉइंट और देखेंगे आप कि इसमें जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें याद रखना है आपको, दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ये कोई साइज को बड़ा नहीं करता है, आई मे से बिकॉज ऑफ विच वी कैन से द मैग्निफिकेशन इज 1।
जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना साइज ऑफ इमेज भी है। और एक चीज ये मैं बोल सकता हूँ जो हमने अभी देखा, रियल इमेज की वर्चुअल इमेज बना देता है, वर्चुअल इमेज की सॉरी रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है, दैट इज एक्चुअली इट्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। और हम साइज को देखेंगे, स्पीड को देखेंगे, तो या मैं इस चीज से ना एक पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, साइज भी सेम है, वो मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, मैग्निफिकेशन इसका 1 होगा, पॉजिटिव 1 ही होगा। नाउ ये तो बेसिक सा था। नाउ उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि लाइट इंसिडेंट रे, एक लाइट इंसिडेंट है, फिर ये पैरेलल हो गई मिरर M1 के, और उसके बाद ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे एक लॉजिक भी लगा सकते हो आप, सिंपल ज्योमेट्री भी लगा सकते हो, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यहाँ से रे आ रही है, फाइन, तो जब ये रे इस पे आई तो इफ दिस इज एंगल 70, इसको समझते हैं, मान लेते हैं ये एंगल 70 है, ये एंगल 70 है, तो ये वाला एंगल भी 70 होगा, ये वाला एंगल ये भी 70, तो ये कितना होगा, अगर ये 70, ये 70, तो ये कितना होगा 40, अगर ये 40 तो ये 50 होगा, क्योंकि ये पूरा 90 है, तो एंगल आई डायरेक्टली हमारा 90 आया, क्योंकि आर अगर 90 आ रहा है तो सॉरी 50, एंगल आई 50 आ रहा है तो एंगल आर भी 50 आएगा। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल था, और ऐसा एक क्वेश्चन आया भी है, अगर मैं आपसे पूछूं ये 40 क्या है, दिस इज एक्चुअली ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के बाद व्हाट इज दिस इज नथिंग, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपको क्वाइट ऑब्वियसली ये 40 वो 40 ये 50 ये 50, क्योंकि दैट इज रिफ्लेक्शन में ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाट वी कॉल एज द डेविएशन। डेविएशन में क्या समझना है आपको, कि देखिए बड़ा ही सिंपल है, लॉजिक समझना है इसको। मान लेते हैं ये रे आई है ऐसे, इंसिडेंट रे, ये वाली रे में यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर ये हमारे पास ये जो मिरर है यहाँ पे, ये मिरर ना होता, व्हाट वुड हैव हैपेंड, ये लाइट सीधे चली जाती है ऐसे, तो ये लाइट ऐसे सीधे चली जाती, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे मैंने मिरर रखा, तो मिरर की वजह से ये लाइट इतनी डिविएट हुई। अगर ये मिरर ना होता तो ये रे कैसे चली जाती, स्ट्रेट। आप देखिए जब मैं ऐसे इसको बना देते हैं, लेट्स इमेजिन ये रे ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है रे, ये मिरर रखने के बाद, अगर मिरर नहीं था तो रे कैसे गई, ऐसे, मिरर इंसर्ट करने के बाद ये रे कहाँ पे चलेगी, इधर, तो मिरर ना होने की वजह से ये राइट सीधे जाती, लेकिन ये कितना बेंड हुई, इतना, तो ओरिजिनल पाथ से ये इतना बेंड हुई, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द डेविएशन। तो ये आपको याद रखना है, यही इसकी डेविएशन की वैल्यू है। ये वाली वैल्यू जो आपको दिख रही है ना, ये वाली वैल्यू, ये डेविएशन है, लेकिन आप इंपॉर्टेंट ये याद रखेंगे, डेविएशन जब भी आप मेजर करेंगे या जब भी डेविएशन को समझेंगे, आप हमेशा किस चीज को चेक करेंगे, डायरेक्शन ऑफ, आप किस चीज को चेक करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को देखेंगे। अब इसको ना समझते हैं डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट। अब आप देखना, ये पूरा वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, पूरा 180, ये पूरा एंगल कितना होगा 180, तो ये अगर ये एंगल पूरा 180 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये वाला एंगल आई, ऐसा बनाते हैं, ये नॉर्मल, ये डेल्टा, ये आर, ये आई, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा प्लस आई प्लस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये पूरा तो किसके बराबर है 180 डिग्री, लेकिन आई इक्वल्स टू आर, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा प्लस आई 2i इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। तो जब हम सिंगल मिरर की बात करें, सिंगल मिरर में जब हम जो जैसे वैसे लिखा भी है यहाँ पे, सिंगल मिरर के केस में जब भी आपको डेविएशन लिखना हो, डेविएशन ध्यान रखना है आपको डियर स्टूडेंट्स, वो कितना होता है 180 माइनस 2i, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दे दूं, ये मिरर है, ये नॉर्मल है, और ये वाला एंगल दिया है मान लेते 50 डिग्री। अब मैं आपसे पूछूं ये डेविएशन कितनी प्रोड्यूस करेगा, अगर मिरर ना होता तो ये ऐसे चली जाती, तो ये रे ऐसे, ये भी 50, तो आप सिंगल मिरर के केस में लिखेंगे डायरेक्टली दैट इज 180 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 50, ठीक है, तो ये कितना आएगा 180 माइनस 100, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा ना वो 80 डिग्री होगा, ये वाला ये 80 डिग्री होगा, ये वाला आपको पता है ये कितना होगा,
ये हमारा 40 होगा, तो ये भी 40 एक्चुअल में ये वाला एंगल अगर आपसे पूछे जाएंगे ये भी 40 होगा। तो आप इससे सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं, जब वी हैव टू कैलकुलेट द डिविएशन ड्यू टू सिंगल मिरर वी कैन डू इट दिस वे। और नीट ने सवाल ऐसे पूछे हैं। मान लेते हैं हमारे पास अब दो मिरर्स हैं, तो दो मिरर के केस में हमें डिविएशन कैसे निकालना है, इस लॉजिक को समझते हैं। देखिए ये हमारे पास एक मिरर है और ये हमारे पास दूसरा मिरर है। यहां से रे आई, यहाँ इसने एंगल बनाया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा। ये रिफ्लेक्ट हो के चली गई। अब इस पे नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगा, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं। अब रिफ्लेक्टेड रे जो होगी, ये वाली रे जो यहाँ से जो पहले मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, ये दूसरे मिरर के लिए इंसिडेंट रे हो जाएगी। तो ये नॉर्मल इस साइड बनाया जाएगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। मान लेते हैं ये दो मिरर्स किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो ये अल्फा, तो ये वाला मान लेते हैं बीटा, तो ये भी बीटा, क्योंकि बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको समझना है, अगर मैं सिर्फ एक मिरर को देखूं, अगर ये मिरर ना होता तो ये रे जो है ना ये बिल्कुल ऐसे चली जाती, लेकिन इधर मिरर आया तो इस मिरर ने इस रे को कितना डिविएट किया, इतना डिविएट किया। कैसे डिविएट, ऐसे थी तो लाइट को ऐसे भेज दिया, तो मतलब इस रे को ना क्लॉकवाइज घुमाया। आप देखेंगे ये रे ऐसे जानी थी, लेकिन इसने उसको ऐसे बेंड किया, तो ये फर्स्ट रे को, ये वाला जो डिविएशन है इसको हम क्लॉकवाइज मानेंगे, एक मिरर मान लेते हैं। ये एक ही मिरर है, तो इसका डेल्टा वन किसके बराबर होगा, दैट इज 180 माइनस इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना माना हमने, 2 अल्फा। 2 आई ले लेते थे तो हमने अल्फा माना। अब समझना, ये रे ऐसे जा रही है, ये रे बिल्कुल ऐसे जाती, इट वुड हैव गॉन दिस वे, बट यहाँ पे मिरर आया, तो मिरर ने इसको कहाँ डिविएट किया, इधर भेजा। तो डिविएशन कितना है, ये वाला। तो इस डिविएशन को क्या मैं बोलूंगा, डेल्टा टू। अब समझना, ये ऐसे जा रहा थी, ऐसे रे, इसने इसको ऐसे डिविएट किया, तो ये भी क्लॉकवाइज। तो इस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, बीटा लिखा हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टू इक्वल्स टू 180 माइनस 2 बीटा। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, डेल्टा वन भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है। जब दोनों डिविएशन क्लॉकवाइज है, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो हम लिखेंगे डेल्टा नेट। डेल्टा नेट किसके बराबर होगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व भी किया गया है, 180 प्लस 180, ये डेल्टा वन है, सॉरी डेल्टा वन है, 180 प्लस 180 दैट इज 360 माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। बहुत सिंपल है, बेसिक मैथमेटिक्स लगा सकते। अब इंपॉर्टेंट है, अगर कभी भी दो मिरर्स हैं और मिरर्स के बीच में एंगल दिया गया है, तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन टू मिरर्स। कहने का क्या मतलब है, ध्यान रखना, अगर अल्फा बीटा गिवन है, मतलब अगर दो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस गिवन है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंसेस गिवन है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंसेस गिवन है, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा का 360 माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा गिवन होगा, बीटा निकालना पड़ेगा सिंपल जियोमेट्री से, अभी ये क्वेश्चन भी कराएंगे। और अगर दो मिरर्स के बीच में एंगल गिवन है, तो उस टाइम पे ये वाली फार्मूला लगाएंगे। ये वाली फार्मूला कब लगनी है डियर स्टूडेंट्स, ये वाली फार्मूला कब लगाएंगे हम, व्हेन देयर इज गिवन टू यू दैट इज एंगल बिटवीन मिरर्स। जब एंगल बिटवीन मिरर्स होगा तब आप ये वाली फार्मूला लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिएगा, दोनों कॉन्सेप्ट से समझा देते हैं। ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है। अब यहाँ से रे आई और ये रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट दिखा रखी है और ये रे ऐसे जाती हुई दिख रही है। अब ये वाला एंगल जो है ना, इन्होंने 40 दिया था, ये क्वेश्चन में दैट इज एक्चुअली 40 मिरर्स के बीच में एंगल, और ये वाला एंगल जो है ना वो 30 गिवन है। ठीक है फाइन, ये मिरर वन है, ये मिरर टू है। पहली चीज, अगर मुझे मेरे पास कम समय है तो मैं डायरेक्टली देखूंगा एंगल बिटवीन टू मिरर्स कितना गिवन है 40, तो मैं लिखूंगा मिरर्स कितने हैं, दो, 180 माइनस 2 आई नहीं लगना, दैट इज 360 माइनस 2 थीटा। तो एंगल बिटवीन टू मिरर्स कितना है मेरे पास, थीटा दैट इज 40, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 360 माइनस 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 40। तो ये कितना आया, 360 माइनस 240 दैट इज 280।
तो वैल्यू पॉजिटिव आई तो मैं ऐसा भी समझ सकता हूँ ये दोनों जो है ना वो क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है। लेकिन मेरे पास अगर अल्फा बीटा गिवन हो, सिर्फ ये एंगल ना गिवन हो, तो उस केस में क्या कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना। उस केस में निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। ये 30, तो क्वाइट ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ना ऐसे, सॉरी ऐसे नॉर्मल स्केच करेंगे, ये इसका नॉर्मल होगा। हम्म, ये इसका नॉर्मल होगा। तो अगर ये 40 है तो क्वाइट ऑब्वियसली पूरा 40 होगा, तो ये वाला क्वाइट ऑब्वियसली इसका 10। तो एंगल आई और बीटा तो निकल गया। ठीक है, सिंपल। तो मैं लिखूंगा डेल्टा इक्वल्स टू 360, क्योंकि दो मिरर से, माइनस 2 इंटू अल्फा कितना है 30, बीटा कितना है दैट इज 10, तो ये कितना आएगा 360 माइनस 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 40। ये तो सेम ऐसा ही वैल्यू आ रहा है, तो दोनों जो है ना वो सेम आए, डेविएशन क्लॉकवाइज आए, वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसमें। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्लेन मिरर के एक नए पैरामीटर की बात करेंगे विद क्वेश्चन, जिसमें हम वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, what is velocity of image with respect to mirror, what is velocity of image with respect to object, ये चीज़ें सारे आपको सिखाई जाएंगी। और उसके बाद हम थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट ले लेंगे, पैराक्शियल रेज क्या होती है, मार्जिनल रेज को होती है, किस एंगल पे पैराक्शियल कहते हैं, किस एंगल पे अगर आप इंसिडेंस होगा तो मार्जिनल रे कहेंगे। फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे चेंज होता है, सपोज अगर हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो नीट के लिए पढ़ते हैं, वी नो velocity of image is equal to this velocity of with respect to object in case of spherical mirrors। और हमें पता है कि velocity of image m जो होता है खुद वो किसके बराबर होता है, v डिवाइडेड बाई u के माइनस टाइम्स v चेंज होगा, m चेंज होगा, m चेंज होगा, velocity image चेंज होगा फॉर अ कांस्टेंट velocity of object, velocity of image चेंज हो जाएगी। तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पे इन केस देयर विल बी एनी डाउट, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।